क्लास 10th मैथ में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपके सही होते हैं तो बड़ा सॉलिड सा आपको 20 मार्क्स मिल जाता है। अगर यहाँ पे 2-4 प्रॉब्लम आप गलत कर देते हो तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके पूरे रिजल्ट या स्कोर के ऊपर। तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा सही होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं वो सेम इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो अगर आपका लक हुआ तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम मिल जाएगा या इसी के जैसा प्रॉब्लम मिलेगा कुछ नंबर को चेंज करके, लेकिन आएंगे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में ठीक ऐसे ही। तो यहाँ पे हम डेली आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करवाएंगे तो 3-4 दिन में आपके लगभग 30-40 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और लगभग 10 to 15 प्रॉब्लम आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले 10 डिस्कस करने जा रहे हैं आज, तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 हैज हाउ मेनी सोल्यूशन। ऐसे अब आपसे दो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है उसमें हमने दोनों वैल्यू जो दी हुई है वो y के फॉर्म में दी हुई है और एक आपको दिया जाता है जिसमें एक वैल्यू होता है x के फॉर्म में और एक वैल्यू होता है y के फॉर्म में। तो इन दोनों के आपसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देने जा रहे हैं। तो जब आपको दोनों इक्वेशन दिया जाए एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, इसकी वैल्यू यहाँ पे चाहे जो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों वेरिएबल आपको सेम दिख गए तो आप सीधे लिखोगे यहाँ पे नो सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना नो सोल्यूशन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और नो सोल्यूशन का मतलब अगर कभी लाइन पूछ लिया इस सोल्यूशन की जगह तो लाइन आप क्या लिखोगे, पैरेलल लाइन, तो आप लिख देना ये पैरेलल लाइन होगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसा ना हो कि टू वेरिएबल के फॉर्म में होता, तो यहाँ बस वेरिएबल आपको चेक करना है, इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरीके से टू वेरिएबल का देगा तो इसका हमेशा आता है वन सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है वन सोल्यूशन, और वन सोल्यूशन होगा तो लाइन कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग। आप याद कर लेना, अगर दोनों वेरिएबल सेम रहे तो नो सोल्यूशन लिखना है पैरेलल लाइन, और अगर वेरिएबल अलग अलग रहेगा तो आपको लिखना है वन सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, मतलब इस पे बेस्ड आपके चार प्रॉब्लम बन सकते हैं। कभी आपसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ सकता है, कभी लाइन पूछ सकता है, इक्वेशन सेम हो सकता है, अलग अलग वेरिएबल का हो सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। If three coins are tossed simultaneously, what is probability of getting at most two head? यहाँ पे एटलीस्ट और एट मोस्ट करके बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट में कम से कम उतनी वैल्यू आनी होती है और उससे ज्यादा वाला आपका आंसर में आ सकता है। एट मोस्ट में मैक्सिमम उतनी वैल्यू आनी चाहिए। तो एट मोस्ट में आपको एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्या है उसी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए 3 कॉइन्स को टॉस करना है। पहले 2 कॉइन को टॉस करोगे तो आपके 4 रिजल्ट आएंगे। उसमें दोनों पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, और दोनों टेल हो सकता है। अब इसका फिर हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तीसरे कॉइन के साथ जिसमें हेड और टेल होगा। तो आपके कॉम्बिनेशन कुल आ जाएंगे यहाँ पे 8। वो कौन कौन से होंगे, हेड हेड हेड, हम इसको पहले लिख रहे हैं। आप ऐसे कॉलम बना लेना, अदरवाइज कोई नंबर होता है छूट जाता है। ये हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल। ऐसे टेल का बनाओगे तो हो जाएगा टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड एंड टेल। इस तरीके से कुल 8 कॉम्बिनेशन आ जाए। अब जब आपसे पूछेगा एट मोस्ट 2 हेड, तो इसका मतलब है मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, और उससे कम वाले सारे आ जाएंगे। जिसमें हेड नहीं आएगा वो भी इसके अंदर आएगा, यानी जहां पे हेड नहीं होगा उसको भी इसके आंसर में आपको कंसीडर करना होता है। कुछ लोग करते क्या है, लगता है कि हेड पूछा हुआ है तो बस हेड वाले ऑप्शन ही चेक करने हैं, टेल वाला चेक नहीं करना है। जब एट मोस्ट पूछेगा तो उसमें टेल वाले भी आपको कंसीडर कर लेने हैं, इसको याद रखिएगा। तो चलिए 2 हेड या उससे छोटे वाले कौन कौन से आंसर है देख लीजिए। यहाँ पे 2 हेड 1 2, ये एक हेड आएगा इसके अंदर, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसके अंदर कोई हेड नहीं है, ये भी आएगा। तो टोटल रिजल्ट कुल आ जाएंगे आपके 7। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 आउट ऑफ 8, मीन्स आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ p minus 1 p plus 1 and 2p plus 3 are in AP then find the value of p। ऐसा एक प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये कुछ और हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, ये आपका पहला टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। तो इसका अगर ये AP के फॉर्म में होगा तो डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा और यहाँ का जो डिफरेंस होगा उसको इक्वेट करना है, ये सॉल्व हो जाएगा। और डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हो, यहाँ का निकालोगे तो आपको A2 माइनस ए करना है, और यहाँ का डिफरेंस निकालोगे तो आपको A3 माइनस A2 करना है। तो चलिए कर दीजिए। A2 है आपका p प्लस 1 माइनस A आपका है p माइनस 1, इसको ऐसे सॉल्व करना है। साइन का बहुत ध्यान दोगे, साइन गड़बड़ होगा तो फिर रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। ये हो गया p प्लस 1 माइनस p प्लस 1, p कैंसिल हो गया, ये वैल्यू है 2। तो आपका ये d यहाँ से 2 आ गया।
अब यहां से डी चेक कर लेते हैं। तो A3 की वैल्यू आपका है 2p+3, इसमें से माइनस करना है आपको A2, दैट इज p+1, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट -p-1 एंड p+2। ये जो यहाँ से डी की वैल्यू है वो p+2 आई, यहाँ से जो डी की वैल्यू है 2 है, दोनों डी इक्वल होंगे क्योंकि ये AP में है, इसलिए इसको इक्वेट कर दो। यहाँ से 2 आके इधर माइनस हो जाएगा तो p इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर है यहाँ पे 0, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डेटा आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, देन द मोड इज। मीन मीडियन मोड पे आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपसे सीधे इसका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, रिलेशन का कभी कभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। कभी कभी आपसे 2 नंबर में पूछ लेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का फॉर्मूला लिखने के लिए, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। केस बेस पे प्रॉब्लम बनता है तो वहां पे फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। जो मोड होता है ये होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। कुछ लोग मीन के फॉर्म में याद रखते हैं, 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, तो जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसे याद रखिएगा। तो इन तीनों में कोई भी दो वैल्यू दी जाती है, आपको तीसरा पूछा जाता है। यहाँ पे मोड पूछा गया है, तो मोड इक्वल टू लिखोगे 3 इंटू मीडियन की वैल्यू। यहाँ पे पहले मीन दिया गया है, बाद में मीडियन, इसलिए मीडियन 15 आपको यूज कर लेना है। -2 इंटू मीन की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 45 -24, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 21, इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है 21। ये फॉर्मूला याद रखोगे, आपको प्रॉब्लम इस पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR with angle A equal to 32 degree and angle R equal to 65 degree, then the measure of angle B। ऐसा प्रॉब्लम भी आपसे एक पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो जो एंगल ए होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब जब यहाँ पे एंगल ए हो गया 32 तो एंगल पी भी 32 हो जाएगा, इसलिए इसको 32 लिखना है। और एंगल आर यहाँ पे 65 है तो एंगल सी भी 65 होगा, इसलिए इसको 65 लिखते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आपको जब दो एंगल पता रहेंगे तो आप तीसरा निकाल सकते हो। तो पहले एंगल क्यू निकालते हैं। तो एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा इसका और इस एंगल क्यू का सम 180 होना चाहिए। इसे लिखोगे 180 -65 + 32। अब इसको सॉल्व कर दो, 180 माइनस ये हो जाएगा 97, और 180 में से 97 माइनस कर दोगे तो आएगा 83। ठीक है, अब जो एंगल क्यू है वो एंगल बी के बराबर होगा, और आपसे एंगल बी यहाँ पे पूछा गया है तो इसकी वैल्यू 83 आएगी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। If a pole is 6 meter high, cast a shadow of 2√3 meter long on the ground, then the sun elevation is। ऐसा प्रॉब्लम भी आपसे ऑब्जेक्टिव में एक पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक पोल मान लो ये हुआ और इसका शेडो यहाँ पे बनता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इसी को हम लोग सन का एलिवेशन बोलते हैं। यही थीटा आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे पोल की हाइट आपको 6 मीटर लेनी है और शेडो की लेंथ लेनी है 2√3, और इसको सॉल्व कर देना है। तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू लिखते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 3/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दोगे तो आ जाएगा 3√3/3, ये कट हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए आपको लिख देना है एलिवेशन ऑफ द सन। कभी कभी बोलता है सन एल्टीट्यूड, तो आपको मतलब वही होता है, ये एंगल ही निकालना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना है। पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो इसका आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, इसका आंसर आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में लिखोगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। इस पे भी बेस्ड आपसे दो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, एक 53 संडे की प्रोबेबिलिटी लीप ईयर में और एक नॉन लीप ईयर में। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप याद रखना। 52 संडे यहाँ पे लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा, सब में आता है। फिर 53 पे जब आप आते हो तो क्या होता है उसी को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे 52 वीक्स अगर आप यूज करोगे तो जो टोटल डे आपके हो जाते हैं वो होते हैं 364। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये नॉन लीप ईयर हुआ तो उसमें आपके पास जो दिन बचा वो एक एक्स्ट्रा डे बच गया।
और अगर ये लीप ईयर हुआ तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा डेज बचते हैं। तो जो ये 1 डे एक्स्ट्रा बचा उसमें ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। यहाँ पे कुल दिन है 7 जिसमें से संडे की प्रोबेबिलिटी पूछा है और डिजायर इवेंट है आउट ऑफ 7 केवल 1, इसलिए 1/7 लिखना है जब ये नॉन लीप ईयर होगा तब। और जब लीप ईयर होगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डे कितने आ गए हैं 2, तो वो आपका हो सकता है संडे प्लस मंडे, मंडे प्लस ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे एंड फ्राइडे प्लस सैटरडे एंड सैटरडे प्लस संडे। ये आपके 7 आउटकम है जिसमें संडे मंडे में भी संडे आ रहा है और सैटरडे संडे में भी संडे आ रहा है। तो कुल आउट ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आपको संडे 2 बार मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी होती है 2/7। तो जब लीप ईयर बोलेगा तो आपको 2/7 लिखना है, नॉन लीप ईयर होगा तो 1/7 लिखना है। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो लीप ईयर पे बेस्ड है, इसलिए आंसर आप लिखोगे 2/7। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। If cosec A equal to 1/x and sec A equal to y, then what is value of cot A? अब आपको पता है cot A इक्वल टू होता क्या है, ये होता है cos A बाई साइन A। आप पहले इसको cos और sin में चेंज कर दो और वैल्यू यहाँ पे यूज कर दो। तो कोसेक ए को क्या लिखते हैं हम लोग 1/sin A, तो 1/sin A की वैल्यू 1/x है, तो sin A इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x। सेम ऐसे ही सेक ए को क्या लिखते हैं हम लोग 1/cos A, तो 1/cos A की वैल्यू y है, तो यहाँ से cos A इक्वल टू हो जाएगा 1/y। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो cos A की जगह लिखोगे 1/y और sin A इज इक्वल टू x और इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1/xy, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस, इस एपी में आपको 11th टर्म बताना है लेकिन एंड से बताना है। ठीक है, तो जो एपी है उसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ये -3 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो जब एपी को कंसीडर हम लोग एंड से करते हैं तो जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए, तो ए की वैल्यू है -62 और जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस इधर से फॉरवर्ड होगा वही डिफरेंस बैकवर्ड से भी हम लोग लिखते हैं, बस साइन अपोजिट कर देते हैं। यानी अगर यहाँ फॉरवर्ड का जो डिफरेंस है वो -3 है, तो जब बैकवर्ड चलोगे तो जो डिफरेंस है आपको +3 यूज करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है 11th टर्म, तो आप A11 का फॉर्मूला यूज कर लो और सॉल्व कर दो। तो A11 होता है A + 10D, A इज इक्वल टू -62 एंड D इज इक्वल टू 3। -62 + 30 सॉल्व कर दोगे तो -32 आएगा, तो इसका आंसर होगा -32 और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 10th प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है। अब डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू आप जानते हो होता है B² - 4AC। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पहले ABC यहाँ से अच्छी तरीके से लिख लेना। डायरेक्ट वैल्यू यूज करोगे तो कभी कभी आप गलत वैल्यू यूज कर लेते हो या फिर साइन का आप गलत वैल्यू यूज कर लेते हो, इसलिए पहले ABC लिख लेना। तो A यहाँ पे 4 है, B 0 है क्योंकि x का टर्म नहीं है यहाँ पे, एंड C इज इक्वल टू -5। अब ये वैल्यू यूज कर लो, 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई A इज 4 एंड C इज -5, आपको साइन के साथ यूज करना होता है। अब ये माइनस इंटू माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 16 × 5 और इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 80, तो इसका आंसर 80 है। ये हो गया 10 प्रॉब्लम, इनको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके रखना, इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में आएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।